Hello student, how are you? Class 11. In this particular chapter which is going on, the motion is straight line, the fundamental I have discussed, etc. Now the very important is that of your conceptual question and the numerical question. So we are going to discuss the conceptual as well as the numerical. Some typical question I will try to explain it, how you are going to do it. Okay. Typical question number 1. Motion in straight line. Question is, identify the point object. Question is, a railway carriage moving without jerk between the two stations. अब इसमें हमको करना क्या, आइडेंटिफाई करना है क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है रेलवे कैरेज. रेलवे कैरेज इज वेरी स्मॉल as compared to the distance traveled. जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है रेलवे कैरेज तो वो बहुत छोटा है, बहुत कम है. सो हेंस दिस रेलवे कैरेज कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. सेकेंड वन, a monkey sitting on top of a man cycling smoothly on the circular track. साइकिलिंग एक आदमी कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में और उस आदमी के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है एंड इट इज मूविंग. द मंकी इज कंसिडर्ड एज अ मंकी जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट because why point object? Because the monkey is covering less distance in comparison to the size के अपेक्षा. So monkey is considered as the point object because its size is small as compared to the distance covered by the cyclist. तो monkey को भी हम point object बोल सकते हैं. एक सर्कुलर ट्रैक का कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, सर्कुलर ट्रैक है वो अपना सरकमफरेंस के बराबर ट्रैवल करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू द साइज ऑफ द मंकी. मंकी के साइज़ के अपेक्षा वो डिस्टेंस कवर्ड इज़ मोर. सो मंकी इज़ यू कैन कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. नंबर 3, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. So size of the spinning ball, it is comparable with the distance through which the ball may turn on hitting the ground. Because the cricket ball cannot consider as a point object. क्योंकि क्रिकेट बॉल है वो हिट किया और फिर शार्प टर्न लिया तो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट का जो बॉल है उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं. वी आर नॉट कंसिडरिंग एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड इज लेस. सो बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इज कंपेरेबल विद द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉल मे टर्न ऑन हिटिंग द ग्राउंड. हेंस क्रिकेट बॉल कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ, तो इसको हम लोग not considered as a point object. पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है. नंबर 4, a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table. The size of the beaker, ये beaker है, this is a beaker and it is falling from the edge of the table. The size of the beaker is not negligible. So therefore this beaker is not the object, not the point object. क्योंकि ये टेबल से नीचे गिरा, ये साइज जो होगा, ये हाइट जो होगा, दैट इज कंपेरेबल विद द
साइज ऑफ द बीकर, इसीलिए इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. टिपिकल क्वेश्चन नंबर 2, xt plot of a particle executing simple harmonic motion. Simple harmonic motion you will understand in the chapter to come. Simple harmonic motion is just oscillatory motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement. Simple harmonic motion in one dimension. Give signs of the position, velocity and acceleration variables of the particle at t is equal to 0.3 second and t is equal to 1.2 second and t is equal to minus 1.2 second. ये सब टाइम इंटरवल के बाद हमको पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन मीन्स नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव मालूम करना है. प्लॉट क्या है, ग्राफ क्या है? ग्राफ इज गिवन दिस इज योर ग्राफ. This is your graph. Now in this particular graph हमको पहला चीज़ तो ये याद रखना होगा, द वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, मीन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये याद रखना होगा अभी के लिए. कहाँ से आया, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़ेंगे. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस इक्वेशन. नाउ सी द डायग्राम. अब इस डायग्राम को देख के हमको ये मालूम करना है कि इसका पोजीशन का टाइम, पोजीशन का नेचर, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का. हम यहाँ देखेंगे. पहला है t इज इक्वल टू, फर्स्ट वन इज योर t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड. फर्स्ट 0.3 सेकेंड. अब 0.3 सेकेंड कहाँ पर होगा, इस डायग्राम में देखें. ये 0 है. 0.3 किधर होगा, इधर ही होगा. तो ग्राफ मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया 0.3 सेकेंड. इधर टाइम एक्सिस है 0.3 सेकेंड. ये डेफिनेटली क्या है, निगेटिव साइड में जा रहा है, निगेटिव साइड में. तो the slope of xt graph is negative. Slope of xt graph is negative. So hence the position and velocity are negative. तो यहाँ पर पोजीशन एंड पोजीशन कहाँ पर, निगेटिव साइड में, एंड द पोजीशन एंड द वेलोसिटी नेगेटिव है. पोजीशन एंड द वेलोसिटी नेगेटिव. जब पोजीशन एंड वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव. क्योंकि पोजीशन अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा. ये पहला फर्स्ट पार्ट. t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड. फिर से देखिए पोजीशन कहाँ, 0.3 सेकेंड में यहाँ पर ये पोजीशन, ये टाइम ये टाइम में पोजीशन कहाँ, निगेटिव साइड में, राइट. तो पोजीशन जब निगेटिव है तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगा. पोजीशन और पोजीशन अगर निगेटिव है तो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये निगेटिव है तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव. Similarly, B part t is equal to your 1.2 सेकेंड. 1.2 सेकेंड के लिए अब यहाँ देखिए 1.2 सेकेंड कहाँ है, 1 यहाँ, 0.2, 1.2 सेकेंड यहाँ ये 1.5 हो गया. तो यहाँ कहीं हम लोग ले लेंगे ये वाला पार्ट, राइट. इस पार्ट में क्या हो गया, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो आई एम गोइंग टू मार्क इट 1.2 सेकेंड यहाँ कहीं हो गया. अब यहाँ इसका पोजीशन, ग्राफ का पोजीशन यहाँ पर है. पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिव. तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में पोजीशन हो गया
पॉजिटिव वेलोसिटी, पोजीशन जब ये है तो ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। पोजीशन याद रखना, पोजीशन पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्या है, पोजीशन है। तो पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, यही वाला पार्ट था ये, राइट। थर्ड वन इज द टी इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट था टी इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड। थर्ड पार्ट -1.2 सेकेंड। अब -1.2 सेकेंड का मतलब क्या, ये तो नेचर दिया हुआ है। टाइम निगेटिव में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो -1.2 किधर होगा, 1 यहाँ है, 0.2 यहाँ कहीं होगा, -1.2। ये पोजीशन देखेंगे यहाँ पर ग्राफ का, ये पोजीशन है, ये नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पर पोजीशन जो होगा, पोजीशन हो जाएगा निगेटिव, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, राइट। ये पर्टिकुलर पार्ट हुआ। पोजीशन निगेटिव, पोजीशन निगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी भी निगेटिव, और एक्सेलरेशन जो कि ऑलरेडी निगेटिव था, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, एक्सेलरेशन बिकम पॉजिटिव। इसी को अपने लैंग्वेज में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विथ रीजन विच ग्राफ्स cannot represent one dimensional motion of the particle. Graph number 1, this is a graph, xt graph. It is possible or not, that we have to check it. हमको देखना है क्या पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एट द पर्टिकुलर टाइम ऑब्जेक्ट इज हैविंग द टू पोजिशन। एक किसी टाइम में मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ और यहाँ दोनों जगह तो हो नहीं सकता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू राइट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एट द सेम टाइम द ऑब्जेक्ट हैज़ शुड नॉट हैव द टू पोजिशन एट द सेम टाइम, दो पोजिशन में रह नहीं सकता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ग्राफ नंबर 2, this is the second graph. Second graph, VT graph is there. In this graph, the velocity or the speed and time graph is there. It is also not possible because object is at the same time possess two different velocities. एक किसी एक टाइम में मान लेते हैं ये टाइम है, ये टाइम में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का ये टाइम में, ये पर्टिकुलर टाइम में दो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी या ये वेलोसिटी होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। थर्ड ग्राफ, come on to the third graph, total path length and this is your time, total path length and this is the time. So this graph is also not possible. रीज़न क्यों ये संभव नहीं है, क्योंकि पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस, पाथ लेंथ जो है कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, पाथ लेंथ दैट इज द डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। यहाँ पर क्या है, पाथ लेंथ यहाँ पर कुछ था, अब यहाँ पर आया, इस टाइम के बाद पाथ लेंथ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कुछ था वो डिक्रीज हो रहा है, पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस, दैट शुड बी द आंसर। देन कम्स टू द नेक्स्ट ग्राफ, that is your graph number 4. Here VT graph is there, speed and time graph is there. Speed and the time graph is there. Here this is the V is your speed. V क्या है, speed, and this is your time t. This graph is also not possible. Why? Reason why it is not possible? Because speed, which is the distance by time,
speed which is the distance by time cannot be negative, cannot be negative. स्पीड कभी भी नेगेटिव, हाँ वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन स्पीड विच इज़ द डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड या नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर स्पीड नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव हो गया मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट. सो दैट ऑल द 4 graphs आर नॉट पॉसिबल बी एंड द रीज़न ऑल्सो clear. Typical question number 4. The distance x traveled by a body in a straight line is directly proportional to t square. Decide on the type of motion associated. किस तरह का मोशन है? If x is directly proportional to t cube, what changes will you observe? So first part is given, x is directly proportional to t square. X is directly proportional to t square. So what about the velocity? So we can write it, in case of the velocity we can write v is also directly proportional to t. That means acceleration is directly proportional to t to the power 0. Here are how it happens. X is directly proportional to t square. So x is equal to 1 constant into t square. लिख सकते हैं इसको. ना वेलोसिटी dx by dt, इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बताएंगे बाद में डिफ्रेंशिएशन का रूल. ट्वाइस k इंटू टी. So this dx by dt is the velocity. So velocity is directly proportional to t हो गया, ये भी कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. दैट मीन्स व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन करने के लिए वेलोसिटी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया, v इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट k इंटू टी. मान लेते हैं ये कांस्टेंट का नाम k1 दे दिया. तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt इज इक्वल टू k1. t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t1 होता है. तो ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट आया dv बाई dt. इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, dv बाई dt को. मैथमेटिकली dv बाई dt इज द एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये अगर डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट अभी नहीं आया है तुम लोग में, बट यू हैव टू रिमेंबर, अगर ऐसा है तो v इज डायरेक्टली टू t एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टू 1 मीन्स कांस्टेंट. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी देयर. अगर डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ जाओगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू k t स्क्वायर. k इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट किए v आया डायरेक्टली टू t, ठीक. और अगर ऐसा आया है तो v इज डायरेक्टली टू t. अगेन वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट टू फाइंड द एक्सेलरेशन. डी बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो एक्सेलरेशन डी बाई डी टी इज द एक्सेलरेशन विच इज़ ए कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं क्या, दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सिमिलरली इफ x is directly proportional to t क्यूब, तो हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू फिर एक कांस्टेंट दिए t क्यूब, हम दे सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, dx बाई dt लिखेंगे यहाँ पर k. इसको डिफ्रेंशिएट t क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t स्क्वायर आता है. तो ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस के टी स्क्वायर. ये तो कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. सो देयरफॉर अगेन v इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट k1 ट्वाइस t, ठीक. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया ट्वाइस t.
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, dv/dt। यही होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस k1 इंटू टी, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर ऐसा कंडीशन है A is directly proportional to t, that means it is non-uniform acceleration। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट थोड़ा सा आइडिया होगा तो यू कैन सॉल्व इट।